नमस्कार दोस्तों, श्री राम क्लासेज बीकानेर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे और सिंधु घाटी सभ्यता के सारे स्थलों से जो प्राप्त सामग्री थी उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, वहाँ की लिपि और उस सभ्यता का पतन किस कारण हुआ। ये चार चीज़ें आज पढ़ेंगे। अगर सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक था, जो बातें हमने पहले लिख ली थी। तो धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी और लिपि कैसी थी और इसका पतन किस कारण हुआ। तो चार पॉइंटों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात है सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक व्यवस्था। धार्मिक व्यवस्था तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धार्मिक रूप से बहुदेववादी थे। क्या थे? बहुदेववादी थे, यानी बहुत सारे देवताओं की पूजा करते थे और प्रकृति के उपासक थे। तो मैं ये बोल दूं प्राकृतिक उपासक थे, यानी प्राकृतिक देवताओं की उपासना करते थे। प्राकृतिक देवताओं की उपासना करते थे। दूसरी बात, बहुदेववादी थे। बहुदेववादी थे, यानी बहुत सारे देवताओं की पूजा करने वाले व्यक्ति थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। मूल रूप से किस देवी की पूजा करते थे? तो ये मूल रूप से मातृ देवी की उपासक थे। किसके उपासक थे? मातृ देवी के उपासक थे, यानी पृथ्वी की पूजा करते थे। मातृ देवी के उपासक थे। मूल रूप से किसके उपासक थे? मातृ देवी के उपासक थे। और मातृ देवी के बाद की बात करें तो ये शिव के उपासक थे, यानी शंकर भगवान के। मातृ देवी के बाद किसके उपासक थे? शिव के उपासक थे। तो देवताओं में अगर बात करें धार्मिक रूप से तो प्रकृति के उपासक थे, बहुदेववादी थे, मातृ देवी के उपासक थे, शिव के उपासक थे, यानी शंकर भगवान के उपासक थे। दूसरे देवता यानी प्रथम देवता के रूप में किसकी पूजा करते थे? तो प्रथम देवता के रूप में ये पूजा करते थे। किसकी? प्रथम देवता के रूप में। प्रथम देवता के रूप में मातृ देवी की पूजा करते और दूसरे देवता के रूप में शिव के उपासक थे, शिव की पूजा करते थे। इसके अलावा अगर इनकी बात करें तो इस सभ्यता के लोगों का पवित्र वृक्ष कौन सा था? तो पवित्र वृक्ष था पीपल। पवित्र वृक्ष कौन सा था? पीपल। पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। पवित्र वृक्ष कौन सा? पीपल था। और पवित्र वृक्ष के अलावा बात करें पवित्र पक्षी कौन सा था? तो इनका पवित्र पक्षी था बतख। पवित्र पक्षी कौन सा था? बतख था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के या हड़प्पा सभ्यता के लोगों का पवित्र वृक्ष पीपल हुआ करता था और पवित्र पक्षी कौन सा था? बतख था। पवित्र रूप से पूजा किस देवी की करते थे? मातृ देवी की। और दूसरे देवता के रूप में पूजा किसकी करते थे? शंकर भगवान की, शिवजी की पूजा करते थे। प्राकृतिक उपासक और बहुत सारे देवताओं की पूजा करने के कारण क्या कहा गया? बहुदेववादी कहा जाता था। तो ये ही थे इनकी देवताओं के। दूसरी बात, इस समय भी इनमें भी अंधविश्वास था। तो ये लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अंधविश्वासी थे। क्या थे? अंधविश्वासी थे। कैसे पता चला कि अंधविश्वासी थे? क्योंकि उत्खनन के दौरान कुछ ताबीज के प्रमाण मिले हैं और ताबीज मिलने के कारण ये माना जाता है कैसे थे? अंधविश्वासी थे ताबीज के कारण। मूर्ति पूजा के उपासक थे। किसके उपासक थे? मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। किसमें विश्वास करते थे? मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। तो मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, अंधविश्वासी थे, ताबीज मिला। पवित्र इनका पक्षी बतख हुआ करता था। पवित्र वृक्ष इनका पीपल था। दूसरे देवता के रूप में ये शिव के उपासक थे और मातृ देवी के रूप में प्रथम पूजा करते थे। बहुदेववादी थे और प्राकृतिक देवताओं के उपासक थे। ये छोटी सी बात है कि पवित्र वृक्ष कौन सा था, पवित्र पक्षी कौन सा था, क्या ये अंधविश्वासी थे, क्या ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। तो ये सारी बातें सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक प्रक्रिया थी। अब बात करते हैं इनकी कौन सी? आर्थिक व्यवस्था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी थी? ध्यान देना, आर्थिक व्यवस्था की बात लिख रहा हूं मैं। यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति, आर्थिक व्यवस्था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की आर्थिक व्यवस्था।
आर्थिक व्यवस्था में ध्यान देना कि कौन कौन सी चीज़ें थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। और नगर में रहने के कारण यहाँ के लोग अधिकांशतः क्या करते थे? व्यापार करते थे। तो नगरीय सभ्यता के साथ साथ ये सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता के साथ साथ ये सभ्यता व्यापार प्रधान सभ्यता थी। व्यापार प्रधान सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? व्यापार प्रधान सभ्यता थी। तो नगरीय सभ्यता के साथ साथ व्यापार प्रधान सभ्यता थी। जबकि अगर बात करें इनका मुख्य आजीविका का साधन, आजीविका का साधन कौन सा था? तो इनका आजीविका का साधन था कृषि। आजीविका का साधन कौन सा था? कृषि व पशुपालन था। लेकिन कृषि महत्वपूर्ण हो गई। कृषि के साथ साथ दूसरा इनका जो काम था वो कौन सा था? पशुपालन था। तो कृषि व पशुपालन इनका आजीविका का साधन था। तीसरी बात, इस सभ्यता के जो लोग थे वो व्यापार तो करते ही थे। तो व्यापार में किन किन चीज़ों का आयात करते और कौन सी चीज़ों का निर्यात करते थे? तो आयात करने वाली चीज़ों की अगर बात करें तो ये ईरान से चांदी खरीदते थे। क्या खरीदते थे? चांदी खरीदते थे ईरान से। अफगानिस्तान का एक स्थल है बदख्शा। अफगानिस्तान का एक स्थल है बदख्शा। बदख्शा से क्या खरीदते थे? यहाँ एक पत्थर मिलता था, लाजवरद पत्थर। लाजवरद पत्थर। और ये लाजवरद पत्थर जो था ये कीमती पत्थर था। कैसा पत्थर था? कीमती पत्थर खरीदते थे। दूसरी बात, ये कहाँ पर पड़ता है? ये अफगानिस्तान में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? अफगानिस्तान में पड़ता है। तीसरी बात, हमारे खेतड़ी यानी झुंझुनू जिले के खेतड़ी वह ईरान से तांबा खरीदते थे। ईरान और खेतड़ी से क्या खरीदते थे? तांबा खरीदते थे। गुजरात से शैल खड़ी और राजस्थान से भी, गुजरात और राजस्थान से शैल खड़ी खरीदते थे। गुजरात राजस्थान से शैल खड़ी। ध्यान देना, यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। शैल खड़ी यानी सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त जो मोहर थी वो किस धातु की बनी थी? तो यहाँ से प्राप्त जो मोहर थी वो किस धातु की थी? मोहर थी शैल खड़ी की बनी थी। मोहर किसकी थी? शैल खड़ी धातु की बनी थी। क्या? मोहर। याद रखना, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा? शैल खड़ी। जो मोहर थी वो किसकी बनी थी? शैल खड़ी की बनी थी। गुजरात के देसलपुर नामक स्थान पर से गले हुए तांबे के ढेर मिले हैं। कहाँ से? देसलपुर से गले हुए तांबे के ढेर मिले हैं। गले हुए तांबे के ढेर कहाँ से मिले? देसलपुर से मिले। गुजरात में देसलपुर से गले हुए तांबे के ढेर प्राप्त हुए। तो ध्यान देना, यहाँ से यानी नगरीय सभ्यता थी, मूल रूप से व्यापार प्रधान थी। आजीविका का जो मुख्य साधन था वो कौन सा था? कृषि था। ईरान से क्या खरीदते थे? चांदी खरीदते थे। बदख्शा से लाजवरद पत्थर जो एक प्रकार का कीमती पत्थर था। ईरान और खेतड़ी से तांबा खरीदते थे। गुजरात राजस्थान से शैल खड़ी। और शैल खड़ी का अति महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा होगा? शैल खड़ी से मोहरों का निर्माण करवाया जाता था। यानी सर्वाधिक मोहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, सर्वाधिक लेखयुक्त मोहर हड़प्पा से प्राप्त हुई। और वो मोहर किस धातु की बनी थी? शैल खड़ी की बनी थी। मोहर किसकी थी? शैल खड़ी की। देसलपुर से गले हुए तांबे के ढेर मिले हैं। दक्षिण भारत से सोना खरीदते थे। दक्षिण भारत से क्या खरीदते थे? सोना खरीदते थे। दक्षिण भारत से सोना खरीदते थे। तो राजस्थान से तो शैल खड़ी और देसलपुर से खरीदते थे ये। और दक्षिण भारत से बात कर रहे हैं, दक्षिण भारत से सोना खरीदते थे।
दक्षिण भारत से क्या खरीदते थे? सोना खरीदते थे। इसके अलावा अगर इनकी और बात करें तो यहाँ से जो आर्थिक व्यवस्था में बात करें, फारस की मोहर कहाँ से मिली? फारस की मोहर भी मिली थी, यानी ये आयात निर्यात करते थे, व्यापार करते थे, तो फारस की मोहर मिली थी लोथल से। कहाँ से मिली? लोथल से। फारस की मोहर लोथल से मिली थी। और मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर कहाँ से मिली? तो मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर कालीबंगा से मिली थी। बेलनाकार मोहर, बेलनाकार मोहर जो थी वो कहाँ से प्राप्त हुई? बेलनाकार मोहर कालीबंगा से प्राप्त हुई थी। कालीबंगा से बेलनाकार मोहर जो मिली वो कहाँ की थी? ये मेसोपोटामिया से प्राप्त थी। तो मेसोपोटामिया में ऐसी मोहर थी, तो अनुमान है कि कालीबंगा के जो लोग थे वो मेसोपोटामिया के साथ आयात निर्यात करते थे, और फारस के साथ लोथल के व्यक्ति क्या करते थे? आयात निर्यात करते थे। यहाँ से जो मोहर मिली वो मोहर किस धातु की बनी थी? तो मोहरों की धातु बताई अभी। मोहर जो थी वो किसकी बनी थी? शैल खड़ी की। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, शैल खड़ी की। यहाँ से प्राप्त मोहरों पर जो आकृति थी वो किसकी थी? सेकंड ग्रेड परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मोहरों पर, प्राप्त मोहरों पर किसकी आकृति सर्वाधिक थी? तो प्राप्त मोहरों पर एक श्रृंगी बैल की। किसकी थी? एक श्रृंगी बैल की। एक श्रृंगी बैल की सर्वाधिक आकृति थी। किसकी थी? एक श्रृंगी बैल की सर्वाधिक। एक श्रृंगी बैल बोले या एक श्रृंगी पशु की। किसकी? एक श्रृंगी पशु की। एक श्रृंगी पशु की सर्वाधिक आकृति थी मोहरों पर। ठीक। इसके अलावा यहाँ से टेराकोटा के प्रमाण मिले हैं। मृद भांड जो थे वो किसके थे? टेराकोटा के। टेराकोटा क्या है? आग में जली हुई जो मिट्टी थी, आग में पकी हुई मिट्टी, आग में पकी हुई मिट्टी जो थी वो कि इसको क्या बोलते हैं? टेराकोटा। तो मृद भांड जो प्राप्त हुए, जैसे लोथल से प्राप्त मृद भांड पर एक कोए व लोमड़ी का चित्र मिला, वो किसका बना था? टेराकोटा का बना था। किसका? टेराकोटा का बना था। इसके अलावा यहाँ पर जो व्यापार होता था वो वस्तु विनिमय प्रणाली थी। व्यापार की कौन सी प्रणाली थी? वस्तु विनिमय प्रणाली थी, जिसे क्या बोलते हैं? बेरेस्टर सिस्टम। बेरेस्टर सिस्टम प्रणाली के माध्यम से, वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से क्या करते थे? वस्तुओं का आयात निर्यात करते थे। आदान प्रदान या आयात निर्यात करते थे। तो ये इस समय की आर्थिक स्थिति थी। ध्यान से सुनना, दोबारा बता रहा हूँ कि ये एक नगरीय सभ्यता थी, और नगरीय सभ्यता के साथ कैसी? व्यापार प्रधान। पूछा गया प्रश्न है परीक्षा में, हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता के साथ व्यापार प्रधान सभ्यता थी। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कैसा था या आजीविका का साधन क्या था? तो कृषि और पशुपालन था। ये कौन कौन सी धातुओं को कहाँ से खरीदते थे? तो चांदी ईरान से खरीदते थे, बदख्शा से लाजवर्त पत्थर खरीदते थे, ईरान खेतरी से तांबा खरीदते थे, गुजरात राजस्थान से सेल खड़ी खरीदते थे, और देसलपुर से गले हुए तांबे के ढेर मिले हैं गुजरात में। दक्षिण भारत से क्या लेते थे? सोना लेते थे। फारस की मोहर के प्रमाण लोथल से, बेलनाकार मोहरों के प्रमाण कालीबंगा से प्राप्त हुए, और मोहर कहाँ की थी? मेसोपोटामिया की थी। इसके अलावा अगर बात करें तो इसके अलावा क्या था? सेल खड़ी की मोहर बनी थी। मोहर किस धातु की थी? सेल खड़ी की। और मोहरों पर सर्वाधिक आकृति किसकी थी? एक श्रृंगी पशु की थी। टेराकोटा, आग में जल पकी हुई मिट्टी जो थी उसको टेराकोटा बोलते थे। और टेराकोटा के क्या मिले हैं? मृद भांड मिले हैं। क्या मिले हैं? मृद भांड, मिट्टी के बर्तन। वस्तु विनिमय प्रणाली थी जिसे बेरेस्टर सिस्टम के नाम से जाना जाता था। ये इन लोगों की कौन सी स्थिति थी? आर्थिक स्थिति थी। तो धार्मिक स्थिति के बारे में अध्ययन किया। धार्मिक स्थिति में बहुदेववादी थे और पवित्र मातृ देवी की पूजा करते, दूसरे देवता के रूप में शिव की पूजा करते थे। पवित्र वृक्ष पीपल था, पवित्र पशु जो था वो बतख था। अंधविश्वासी थे, ताबीज की प्रमाण मिले हैं, और मूर्ति पूजा पर विश्वास करते थे। तो इस प्रकार से ये इनकी कौन सी धार्मिक और आर्थिक स्थिति। अब बात कर रहे हैं लिपि कैसी थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी?
तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी, ध्यान देना, परीक्षा में सीधा प्रश्न पूछते हैं, लिपि भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। और इस हड़प्पा सभ्यता की लिपि में सर्वाधिक चित्र किसके मिले हैं? तो सर्वाधिक चित्र मछली के मिले हैं। सर्वाधिक चित्र किसके मिले हैं? सर्वाधिक चित्र मछली के मिले हैं। किसके मिले हैं? मछली के मिले हैं। सर्वाधिक चित्र किसके थे? लगभग 400 चित्रों के लगभग मछली के ही चित्र मिले हैं लिपि में सर्वाधिक। दूसरी बात, हड़प्पा सभ्यता की लिपि को क्या कहा जाता था? तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि को बुस्त्रोफेदन लिपि, क्या बोलते थे? बुस्त्रोफेदन लिपि कहा जाता था। क्या नाम दिया? बुस्त्रोफेदन लिपि। कौन सी लिपि? बुस्त्रोफेदन लिपि। हड़प्पा सभ्यता की लिपि को क्या नाम दिया गया था? बुस्त्रोफेदन लिपि नाम दिया गया था। ये लिपि किस प्रकार से लिखी जाती थी? तो ये लिपि जो थी ये लिखी जाती थी दाएं से बाएं। कैसे? दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, बाएं से दाएं लिखी जाती थी। तो ध्यान देना, ये लिखने का जो प्रारंभ था वो इधर से करते और इधर से लिखकर इधर आ जाते, इधर से लिखकर इधर आ जाते, इधर से लिखकर इधर आ जाते। आकृति कैसी हुई? सर्प के आकार की। इसलिए इस लिपि का आकार कैसा था? तो इस लिपि का आकार कैसा था? सर्पिलाकार था। आकार कैसा था? सर्पिलाकार था। क्योंकि ये लोग लिखते थे उधर से, फिर वापस यहाँ से लिखना यहाँ तक आए, फिर दोबारा यहाँ से नहीं लिखते थे, इधर से लिखे इधर आए, इधर से लिखे इधर आए। तो ये इस प्रकार से जो घूमने की बात थी, इस आधार पर लिपि को कौन सा नाम दे दिया? सर्पिलाकार की लिपि थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? सर्पिलाकार थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। बुस्त्रोफेदन के नाम से जाना जाता था। दाएं से, ये ध्यान रखना कि लिपि की शुरुआत किधर से है? दाएं से। शुरुआत किधर से है? दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखी जाती थी। इस लिपि को पढ़ने का प्रयास भी किया गया। क्या? तो इस लिपि को पढ़ने का प्रयास सर्वप्रथम वेडेन नामक विद्वान ने किया था। किसने? वेडेन नामक विद्वान ने इस लिपि को पढ़ने का प्रयास किया था। लिपि को पढ़ने का प्रयास किया था। लिपि को पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन प्रयास क्या रहा? असफल। पढ़ने का प्रयास किया और वो प्रयास क्या था? असफल रहा। तो क्या हड़प्पा सभ्यता की लिपि पढ़ी गई? हड़प्पा सभ्यता की लिपि आज तक नहीं पढ़ी गई। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो नहीं पढ़ी गई। हड़प्पा सभ्यता की लिपि आज तक नहीं पढ़ी गई थी, क्योंकि ये जो हड़प्पा सभ्यता थी आधे ऐतिहासिक काल की थी। आधे ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो मिले, लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया। तो इसकी लिपि भी क्या थी? पढ़ी नहीं गई थी। तो ये बात थी हड़प्पा सभ्यता की किससे संबंधित? लिपि से संबंधित थी। ध्यान रखना, भाव चित्रात्मक लिपि है। सर्वाधिक चित्र किसके थे? मछली के थे। लिपि को क्या बोलते थे? बुस्त्रोफेदन लिपि। लिखी कैसे जाती थी? दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखी जाती थी। आकृति कैसी थी या आकार कैसा था? सर्पिलाकार। पढ़ने का प्रयास किसने किया? वेडेन नामक विद्वान ने किया, लेकिन लिपि का पढ़ने का प्रयास ही किया, लिपि नहीं पढ़ी गई थी। किसके? हड़प्पा सभ्यता की। अब बात करते हैं इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ, पतन का कारण क्या था। तो पतन के कारण सुनना, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। पतन के कारण। अब इसके पतन के कारण है वो अलग अलग विद्वान अलग अलग मानते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं आर्यों के कारण पतन हुआ, कुछ विद्वान कहते हैं बाढ़ आने के कारण पतन हुआ, कुछ विद्वान कहते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ, और एक विद्वान कहता है प्रशासनिक कारण से पतन हुआ। जबकि कालीबंगा से जो प्रमाण पाया गया था वो भूकंप का था, तो भूकंप के कारण भी इसका क्या मानते हैं? पतन मानते हैं। तो कौन विद्वान इसके पतन का कारण कौन सा मानता है? तो इधर मैं नाम लिखूं विद्वान का नाम, यानी विद्वान का नाम इधर है, विद्वान का नाम या इतिहासकार का नाम, और हम इधर लिख रहे हैं पतन का कारण। पतन का कारण। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं मार्टिन व्हीलर की, और मार्टिन व्हीलर नाम क्या था?
मार्टिन व्हीलर। और ये मार्टिन व्हीलर वही है जिसने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। मोहनजोदड़ो का क्या किया था? उत्खनन किया था। और ये इसके पतन का कारण मानता है आर्यों को। किनको मानता है? आर्यों के आक्रमण के कारण इसका पतन हो गया। तो आर्यों के आक्रमण के कारण, क्योंकि वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे वो आर्य थे और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद वैदिक सभ्यता विकसित हुई, इसलिए माना जा सकता है कि आर्यों ने आक्रमण किया होगा, इस कारण सभ्यता का क्या हो गया? पतन हो गया होगा। जबकि दूसरे विद्वान हैं राखलदास बनर्जी। विद्वान का नाम क्या है? राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी ये भी मोहनजोदड़ो से संबंधित थे। उत्खनन कार्य मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ये मानते हैं कि इसका जो पतन हुआ वो बाढ़ के कारण हुआ। किस कारण हुआ? बाढ़ के कारण हुआ। राखलदास बनर्जी के अनुसार इस सभ्यता के पतन का कारण क्या है? बाढ़ के कारण है। इसके अलावा सूतकांगे डोर जो था उसका उत्खनन करता कौन था? आरेल स्टाइन। आरेल स्टाइन सूतकांगे डोर का उत्खनन करता था। ये कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। जलवायु परिवर्तन के कारण। स्टाइल जलवायु परिवर्तन में होता है। स्टाइल स्टाइन है नाम तो, लेकिन याद करना है स्टाइल जलवायु परिवर्तन में होता है। तो जलवायु परिवर्तन के कारण मानने वाला विद्वान कौन है? आरेल स्टाइन। इसके अलावा बात करें तो जॉन मार्शल साहब, क्योंकि वो तो महानिदेशक थे तो उनकी तो बात माननी ही पड़ेगी। तो जॉन मार्शल कहता है ऐसी कोई बात नहीं थी, प्रशासन ठीक ढंग से नहीं चला। तो ये कह रहे हैं कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण, प्रशासनिक शिथिलता के कारण इसका पतन हो गया। प्रशासनिक शिथिलता के कारण। प्रशासनिक शिथिलता के कारण पतन कौन मान रहे हैं? जॉन मार्शल मान रहे हैं। ये मार्टिन व्हीलर दोनों प्रकार से। आर्यों का जो प्रसिद्ध देवता था वो इंद्र था। आर्यों का प्रसिद्ध देवता कौन सा था? इंद्र था। इंद्र को देवताओं का राजा कहा जाता था। और जो इंद्र था उसके लिए लगभग 250 मंत्र थे जो किसी भी देवता के समतुल्य नहीं थे। इंद्र को ऋग्वेद में पुरंदर या दुर्गों को तोड़ने वाला कहा गया था। इसलिए मार्टिन व्हीलर ये भी कहता है कि इसके पतन का कारण कौन है? पतन का जिम्मेदार इंद्र को भी मानता है। मार्टिन व्हीलर पतन का जिम्मेदार किसको मानता है? इंद्र देवता को मानता है। कौन से देवता को? इंद्र देवता को मानता है। और इसके पतन की बात करें तो भूकंप के प्रमाण कहाँ से मिले थे? कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से भूकंप के प्रमाण मिले थे। तो इस आधार पर अधिकांश विद्वान ये भी कहते हैं कि कालीबंगा से भूकंप के प्रमाण मिलने के कारण, कालीबंगा से भूकंप के प्रमाण मिलने के कारण ये कहते हैं कि भूकंप के कारण इसका पतन हुआ होगा। हालांकि अगर सीधा प्रश्न पूछे भूकंप के प्रमाण कहाँ से मिले तो उत्तर क्या आएगा? कालीबंगा। भूकंप के प्रमाण का उत्तर क्या होगा? कालीबंगा। तो इस प्रकार से इस सभ्यता का क्या माना जाता है? पतन माना जाता है। यह एक नगरीय सभ्यता थी। इसके पतन के बाद एक नई सभ्यता विकसित हुई और आर्यों का आगमन और वैदिक सभ्यता का विकास। तो हम आगे के जो वीडियो हैं उनमें वैदिक सभ्यता की चर्चा करेंगे। ठीक, तो इतनी सी बात थी। सारी बातें हमने पढ़ी है कि इस हड़प्पा सभ्यता की जो शुरुआत थी नामकरण से लेकर और सभ्यता के सभी स्थलों में क्या क्या मिला, इस सभ्यता का धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, लिपि कैसी थी और इसके पतन के कारण क्या थे। ठीक है दोस्तों, कल या आगे जो हम जब भी पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।